एवरीवन, मेरा नाम अब्दुल अंसारी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस हमारे ब्यूटीफुल चैनल द लास्ट स्टडी पर। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर विच इज़ ग्रेविटेशन। इस चैप्टर में हम लोग फ्री फॉल देखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है वो देखेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स देखेंगे और ग्रेविटेशनल फोर्स किस चीज़ पे डिपेंड करते हैं वो सारे उसके फॉर्मूले वगैरह देखेंगे। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर। तो एक अभी इंटरेस्टिंग फिनोमेना के साथ स्टार्ट करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि एक ये मार्कर है मेरा, ठीक, ये मार्कर है, इस मार्कर को और एक इसके साथ जो हैवी और बिग बॉडी हो, ठीक, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ देयर मास, मान लेते हैं उसका मास भी ज़्यादा हो, जैसे ये बॉडी हो, ये मार्कर हो गया, और एक मान लेते हैं बहुत बड़ी कार है, ठीक। दोनों को अगर एक साथ फ्री फॉल कराया जाए, यानी कि उनकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो करके छोड़ा जाए नीचे की तरफ, फ्री फॉल कराया जाए, तो दोनों एक साथ ज़मीन पे पहुंचेंगे। यानी अगर हमारा जो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये हमारा मार्कर हो गया और ये हमारा ठीक कार हो गया, जो भी हो इन दोनों को अगर हम फ्री फॉल कराते हैं, दोनों की मान लेते हैं सेम हाइट पे है, और ये हमारा ग्राउंड हो गया, ठीक। जब इन दोनों को इनिशियल वेलोसिटी क्या बोलते हैं, जीरो दे के अगर छोड़ें, फ्री फॉल कराएं नीचे की ओर, तो जितना टाइम इसको लगेगा यहाँ पे गिरने में, उतना ही टाइम इसको लगेगा मार्कर को गिरने में, ठीक। क्योंकि आप समझ पा रहे हैं कितना इंटरेस्टिंग फिनोमिना है। तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं कि कैसे होगा ये कैसे, तो ये सारी चीज़ें हम लोग क्या कहाँ पढ़ने हैं, इसी चैप्टर में, अपने ग्रेविटेशन के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गैलीलियो ने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि वो वैक्यूम बना के, लेकिन इनके साथ जो कंडीशंस हैं वो कंडीशंस क्या हैं कि जो आपका इन्वायरमेंट होना चाहिए, जिस इन्वायरमेंट में ये काम करें, ये फिनोमिना परफॉर्म करें, वो क्या होना चाहिए, वैक्यूम होना चाहिए। वहाँ पे कोई नो एयर रेजिस्टेंस नहीं होनी चाहिए, ठीक। तो उसके लिए क्या क्या आपके लिए ज़रूरी है कि नो एयर रेजिस्टेंस, मतलब कि ग्रेविटेशन के अलावा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन वो लगे, उसके अलावा आपकी कोई फिनोमिना वहाँ पे काम ना करे। अगर ऐसा होता है तो क्या होता है कि हमारी जो कोई भी बॉडी हो, कितना भी हैवी हो, कितना भी लाइट वेट की हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका दोनों जो होगा सेम एक्सेलरेशन के साथ नीचे आएंगे, और जितनी एक की जितनी हैवी बॉडी को टाइम लगेगा गिरने में नीचे, उतनी ही लाइट वेट वाली बॉडी को भी नीचे गिरने में टाइम लगेगा। तो ये चीज़ें हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं, इसमें जो आपका पहला टॉपिक है वो क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ग्रेविटेशनल फोर्स, एक हमारी जो हम जिस यूनिवर्स में रह रहे हैं, इस यूनिवर्स की एक रूल है, ठीक, लॉ है कि अगर कोई भी दो बॉडी है ना, जैसे मान लेते हैं ये बॉडी है और एक ये बॉडी है, ये ए और बी, इनके पास एम मास है और इसके पास एम डैश मास है, ठीक। तो हमारे जो ये यूनिवर्सल लॉ है, जिस यूनिवर्स में हम रह रहे हैं, इसका एक लॉ है कि ये एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्टिव नेचर का एक फोर्स लगाएंगे, ठीक। तो उसी जो अट्रैक्टिव नेचर का जो फोर्स है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। जो क्या होता है, एक दूसरे पे अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगता है उसी को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन लिखें, इफ एनी टू बॉडी इफ नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं, एनी टू बॉडी
attract each other with a force known as gravitational force. Is it visible or not? Let me do this. तो हमने देखा था क्या था ग्रेविटेशनल फोर्स, कोई भी किसी भी दो बॉडी के बीच एक हमारा फोर्स लगता है अट्रैक्टिव नेचर का, उसे हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि इसकी वैल्यू क्या होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स एक तरह का फोर्स है। तो हम जो ऑब्जर्वेशन किया गया, ये जो दो बॉडी हैं m1 मास का और m2 मास का, इनके बीच की जो डिस्टेंस है मान लेते हैं कि वो r है। ठीक। और हाँ, जो डिस्टेंस लेते हैं वो सेंटर से लेते हैं, दोनों बॉडीज़ के सेंटर से डिस्टेंस लेते हैं। तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो हमारी r है। तो जो फोर्स हमारा लग रहा था ग्रेविटेशनल फोर्स, वो कितना था, इन दोनों बॉडीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ प्रोडक्ट था m1 इंटू m2, और इनके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था किसके, इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। तो जैसा कि हमें पता है, जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, तो एक प्रोपोर्शनल हटाया तो एक g करके कांस्टेंट आया, और m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ये हमारा जो था ग्रेविटेशनल फोर्स था। ठीक, ये होता है। तो इसमें ये जो है हमारा, ये होता है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक, इसे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी कि पूरे यूनिवर्स में ये हमारा जो जी का मान होगा, कैपिटल जी का मान होगा, वैल्यू होगा, वो कभी भी चेंज नहीं करेगा, ये जो है कांस्टेंट रहेगा। ठीक, इसीलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा कि ग्रेविटेशन क्या है। ग्रेविटेशन एक तरह का फोर्स है जो दो बॉडीज़ पे लगती हैं, विच इज़ हैविंग अट्रैक्टिव नेचर ऑफ फोर्स, और वो जो होते हैं उनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, और उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके इन्वर्सली उनके स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। फिर वहाँ से हमारा एक फार्मूला निकल के आया, जो ग्रेविटेशनल फोर्स था वो g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक, ये सारी चीज़ें थी। फिर इसके बाद एक चीज़ होता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स, और ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो चीज़ें हमको पढ़नी है, ये हैवी बॉडीज़ के लिए पढ़नी है, क्योंकि लाइट बॉडीज़ के लिए जो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो बहुत बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं इन रियल लाइफ। ठीक, जैसे हम अभी खड़े हैं यहाँ पे, ये मार्कर है, तो ये मार्कर जो है ये मेरे पे भी फोर्स लगा रहा है, और मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूँ, किस नेचर का, अट्रैक्टिव नेचर का, लेकिन हमको दिख नहीं रहा है, क्योंकि जो हमारा जी का मान होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के जो पूरे वैल्यू होती है उसको बहुत कम कर देता है। अभी देखेंगे कि उसकी वैल्यू कितनी होती है, क्या होता है। तो देखिए, हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला निकल के आया था, क्या निकल गया था, F = g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला निकल के आया था, मान लेते हैं। और इसमें g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो समझ रहे हैं कितनी कम वैल्यू है। इसके वजह से हमको ये जो फोर्स होता है ये दिखाई नहीं देता है, हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते अपने रियल लाइफ में। ठीक, ये चीज़ें हैं।
जब तक से m1 और m2 की वैल्यू हम ज़्यादा नहीं करेंगे तब तक हम नहीं पता कर पाएंगे कि अच्छा हाँ वो फोर्स लग रहा है कि नहीं हम ऑब्जर्व कर पाएंगे, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, यानी 6.67 इंटू 10⁻⁻11 इतनी वैल्यू होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। तो ये चीज़ें हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। अगर कोई भी क्या होता है पत्थर या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम रॉक्स पे टाई करके उसको अगर हम ऐसे घुमाएं तो क्या होगा, एक सर्कुलर पाथ में एक मोशन परफॉर्म करेगा, सर्कुलर पाथ पे एक मोशन परफॉर्म करेगा। तो वो क्या होता है, हम इसको इधर घुमाते हैं, ठीक, हम तो बस थोड़ी थोड़ी घुमा रहे हैं, लेकिन वो क्या होता है कि पूरे सर्कल पे वो सर्कमफेरेंस पे घूमता रहता है। ऐसा क्यों होता है? और जैसे उसको छोड़ते हैं वो टेंजेंशियली निकल के बाहर जाता है। तो इसमें भी एक सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है जो उसको अपनी तरफ सेंटर की तरफ खींच के रखता है, ठीक। और वो जो फोर्स होता है, अगर हम सर्कल पे कोई चीज़ घुमाएं यहाँ से बांध के और इसको घुमाएं तो क्या होगा, एक अट्रैक्टिव नेचर का इसको फोर्स लगेगा। ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। और ये जो होता है इधर की तरफ टेंजेंशियली जो होता है, हर एक पॉइंट पे जो टेंजेंशियली फोर्स होता है एक काम करता है, उसे सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं, ठीक। और इसकी जो वैल्यू होती है ये क्या कितनी होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की, mv²/r, जिसमें ये हमारा r हो गया, ठीक। और जो ऑब्जेक्ट है उसका m मास हो गया, और जिस वेलोसिटी से उसको घुमा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं हम, अपना v यानी कि वेलोसिटी। तो ये हो गया हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये सारी बेसिक चीज़ें थी सेंट्रीपिटल फोर्स की। ठीक, अब आते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पे। यानी कि कोई भी बॉडी जब फोर्स लगाएगा वो कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन देगा। यानी कि जो हमारा फोर्स होता है वो क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, हमने पिछले चैप्टर में देख चुका है। तो ये कोई भी बॉडी पे लगाएंगे मास फोर्स तो उसके पास कुछ ना कुछ मास होगा, और जब मास होगा जैसे ही फोर्स लगाएंगे तो वो क्या करेगा, एक्सेलरेटेड हो जाएगा, ठीक। तो वहाँ से एक्सेलरेशन आता है। तो वैसे ही ग्रेविटेशनल फोर्स जो अप्लाई होता है वो भी क्या होता है, एक्सेलरेशन एक देता है, ठीक। तो देखते हैं उसकी एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, वो कितना होता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन को हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक। इससे बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं, ठीक। ये क्या होता है, अगर हमको फोर्स लिखना है ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, m/g। ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। यानी कि जो एक्सेलरेशन था वो हमारा g हो गया, और मास तो मास ही है, m ही है, तो इसका वजह से ये हो गया। तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो वैल्यू होती है ऑन द अर्थ, वो कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हम किन्हीं दो बॉडी को अगर हम एक साथ v वेलोसिटी से छोड़ें, यानी कि v वेलोसिटी नहीं, वो फ्री फॉल कराएं, तो वो क्या होगा, इस एक्सेलरेशन से वो नीचे की तरफ गिरेगा दोनों। और दो बॉडीज हैं तो वो इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मास दे विल फॉल एट द सेम टाइम ऑन द ग्राउंड, ठीक। तो ये चीज़ें हो गई। और ये जो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, ये हमारे सिर्फ अर्थ पे लगता है, और ये डिपेंड करता है, जैसे हम बता देते हैं कि कहाँ क्यों इतना ही होता है, ठीक। हमारा F जो होता है वो क्या होता है, m/a होता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा है हमारा,
Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, तो हम इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं, ये भी फोर्स ही है, फोर्स का जनरल फार्मूला है, और ए एक हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो एम ए इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर कर सकते हैं। और हमको देखना है कि हम पे अगर हम इस बॉडी को अगर फ्रीली फॉल कराते हैं ऑन द अर्थ तो क्या होगा, इसका जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा। तो ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, हम चलिए देख लेते हैं। ये हम मान लेते हैं कि ये जो मास है हमारा अर्थ का है, मास ऑफ, और हम क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम इस मार्कर को देखना चाहते हैं, अगर इसको हम छोड़ेंगे तो कितने एक्सेलरेशन से नीचे गिरेगा। तो ये एक ये बॉडी हो गया, और एक जिस पे गिर रहा है अर्थ, यानी कि अर्थ और ये मार्कर दोनों एक दूसरे पे अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगा रहे हैं, तो ये भी हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। मान लेते हैं मास ऑफ मार्कर, और इस पे क्या करना है हमको, एक फोर्स है, जनरल फोर्स हो जाएगा, एक इसका मास है और एक्सेलरेशन होगा कुछ ना कुछ, तो ये मास ऑफ मार्कर और एक्सेलरेशन ऑफ मार्कर। ठीक, ये हमको देखना है। तो अर्थ पे हमारा कितना होगा, तो उसके लिए क्या होता है, अगर हम इसको मिटा लेते हैं, m इंटू ए इज इक्वल टू Gm1m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, ये है। फिर अब ये मास ऑफ मार्कर था, ठीक, और ये हमारा भी मास ऑफ मार्कर था, और मास ऑफ अर्थ है ये। ठीक, तो हमको निकालना है कि जो अर्थ होगा इसको कितनी एक्सेलरेशन के साथ अपनी तरफ खींचेगा। तो ये मास ऑफ मार्कर है, और ये भी मास ऑफ मार्कर है, दोनों कैंसिल हो गया। ठीक, ये हमारा जो एक्सेलरेशन हो गया, तो ये जो एक्सेलरेशन आता है ये कितना आता है, Gm1 अपॉन आर स्क्वायर। तो देख रहे हैं, आपका कोई भी बॉडी है, हमको देखना है कि अर्थ उसको कितनी अट्रैक्टिव कितनी एक्सेलरेशन अपनी तरफ खींचेगा, वो इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मास है। यानी कि अगर हम हाथी को और ये मार्कर को दोनों को एक साथ फ्री फॉल कराएं तो दोनों ग्राउंड को एक साथ हिट करेंगे, क्योंकि इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर मास है। सिर्फ हमारा जो मास डिपेंड कर रहा है वो किस चीज़ का, अर्थ का मास डिपेंड कर रहा है कि कौन खींच रहा है उसको। तो इसके वजह से ये जो होता है कि मार्कर और कोई भी हैवी बॉडी और लाइट बॉडी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों क्या होंगे, अगर v जीरो वेलोसिटी से अगर छोड़ा जाए तो वो दोनों एक साथ ग्राउंड पे हिट करेंगे। तो ये होता है, और यही जो एक्सेलरेशन होता है ऑन द अर्थ, और उसको अर्थ अपने कितने तेज़ी से खींचती है उसकी क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो ये हो जाता है Gm अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पे जब हम वैल्यू रखते हैं G की 6.67 इंटू 10⁻⁻11, और यहाँ पे जब मास ऑफ अर्थ रखेंगे, मास ऑफ अर्थ अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का जब स्क्वायर कर देंगे, यानी कि 6400 का स्क्वायर कर देंगे, तो इस सब को जब काटते पिटते हैं तो हमारा कितना आता है निकल के 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारा जो होता है वैल्यू होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे इनके नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।